सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट के लिए जो आपका CDP है उसके लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी रहेगा। टोटल आपके चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर रहेंगे और उस सॉल्व पेपरों के जो प्रीवियस में आपके पेपर पूछे गए हैं उसके अनुसार जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी लिए गए हैं। और उस बीच बीच में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके वन लाइनर भी दिए गए हैं। और ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स की सीरीज़ है पूरी, जो कि आपके यूपी टेट सी टेट एक तरीके से कहें जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए है, जैसे MP टेट, UK टेट, CG टेट, JT टेट, बिहार टेट, रीट, ये सभी के लिए है। ठीक है। और ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो गया कक्षा 1 से 5 के लिए। और साथ ही आपकी जो अपर क्लासेस होती हैं यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल आपका अध्यावर सॉल्व पेपर हैं। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके कितने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है? 7000 से प्लस क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की कोई सीरीज को। आप देख सकते हैं इसमें टोटली चैप्टर वाइज दिया गया है, प्रत्येक चैप्टर को इसमें लिया गया है। ठीक है। और साथ ही आपको बताएं तो ये जो आपके प्रीवियस में जैसे आपका यूपी टेट में जो एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं आपके, साथ ही सी टेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो उनके पेपर हैं, UK टेट सभी के टेटों की क्वेश्चन इस जगह लिए गए हैं। तो चलिए हम आज की सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारा पहले भाग में और पहला चैप्टर है बाल विकास। बाल विकास में जो आज का चैप्टर है वो है आपका शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला आ जाता है, पहला है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार क्या होते हैं? तो सभी को पता है कि जो 3 प्रमुख आधार हैं वो आपका शिक्षक हो जाता है, छात्र हो जाता है और पाठ्यक्रम हो जाता है। इनमें से अगर किसी की भी कमी है तो जो शिक्षा है वो अच्छे से नहीं हो सकती है, यानी कि शिक्षक के बिना छात्र को पढ़ाएगा कौन? और जब दोनों होंगे, अगर पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे क्या? ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों धुरी हैं, यानी कि प्रमुख इसके आधार हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो अध्यापक को क्यों करना चाहिए? तो आपको बता दें कि इसकी शिक्षक मनोविज्ञान का जो अध्ययन है उसकी सहायता से जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसीलिए उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए ताकि वो जो उनकी क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा सके। ठीक है। आगे है, इसमें कुछ दिए भी गए हैं, जैसे कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में भी सहायता करता है। ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो कौन है? तो सभी को पता है, JB वाटसन है। ठीक है। तो वाटसन को क्या, व्यवहार का विज्ञान जो है वो वाटसन ने ही दी थी थ्योरी, और इसीलिए इन्हें व्यवहार का विज्ञान जनक भी कहा जाता है। ठीक है। वही है कि जो व्यवहारवाद की जो स्थापना है वो आपकी 1913 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो व्यवहारवाद है उसकी जो स्थापना है वाटसन के द्वारा कब की गई थी? तो 1913 में की गई थी। ठीक है। और जो वाटसन है तो जो एक मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। जो वाटसन ने माना था कि जो मनोविज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। वाटसन के अनुसार व्यवहारवाद में उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया है। वाटसन के अनुसार व्यवहारवाद ने किसको जन्म दिया है? तो उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया है। वहीं आपसे पूछ लें कि अधिगम का अर्थ क्या है या अधिगम का अभिप्राय क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन ही आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका चौथा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? बर्ताव का अध्ययन, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। किसका? व्यवहार का। ठीक है। आगे है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहते हैं? तो सभी को पता है व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इसके बाद आता है कि मनोविज्ञान के मतवाद समूह और उनके समर्थकों की सूची नीचे दी गई है। मतवाद यानी कि मनोविश्लेषण किसने दिया है? तो फ्राइड ने दिया है। वहीं आपका आचरण, तो आचरण का जो है वो किसने दिया है? रचनावाद का किसने दिया है? तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसे भी सेट कर लेते हैं। तो मनोविश्लेषण आपका फ्राइड हो गया, B का C।
ओहो, दो में है, तो हमें पहले भी आचरण का देखना पड़ेगा। तो आचरण में क्या है, आचरण स्किन्नरवाद हो जाता है, वहीं तो दो, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, आचरण किससे, स्किनर है, मनोविश्लेषणवाद फ्राइड है, सामग्रिकतावाद बर्दिमन है, और रचनात्मक जो वाद है वो आपका वाइगोत्स्की है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। अनौपचारिक, अनौपचारिक वो होती है जो किसी निश्चित विषय स्थान या समय में नहीं होती है, वो शिक्षा कैसी होती है, आपकी अनौपचारिक होती है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, तो ये आपकी अनौपचारिक में आती है। कच्छ शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, तो ये जो कक्षा यानी कि स्कूल में, स्कूल के क्लासरूम में जो आपको एक विशेष समय में विशेष स्थिति में जो आपको शिक्षा दी जाती है, वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 7 का आंसर क्या है, तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकल्प बसता है, तो ये किसने कहा है, तो ये जो परिभाषा है ये आपकी अरस्तु की है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। यह व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिससे वो है परम सत्य, अच्छाई, सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। ठीक है, इसी के बाद 9वां क्वेश्चन है आपका कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो अस्तित्ववाद के बाद जो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको व्यक्ति को इस तरीके से तैयार करना कि जो उसके जितने भी जीवन के जो निर्णय हैं वो खुद ले सके, क्या कर सके, जितने भी उसके जो निर्णय होते हैं जो कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, जो उसके स्वयं के जो निर्णय होते हैं वो खुद ले सके, ये आपका अस्तित्ववाद का होता है। तो ये शिक्षा क्यों दी जाती है, तो ये आंसर किसमें आपका ऑप्शन बी में है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे है आपका कि शिक्षा एक पुनर्गठित पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। क्या होता है, जो शिक्षा है वो एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है। ये कैसे होता है, ये आपकी निरंतर से होता है। कैसे होता है, निरंतर, जब हम निरंतर शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो वो हमारी पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव बन जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आपका 11वां क्वेश्चन आएगा कि व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अधिगम पर बल देता है। तो व्यवहारवाद किस पर देता है, बाह्य पर या आंतरिक पर। तो जो व्यवहारवाद होता है वो आपके बाह्य व्यवहार पर, जो बाहर का जो आपका व्यवहार होता है उस पर, अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो जो प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी ये आपकी विलियम वुंट ने स्थापित की थी। कहाँ पर, तो लिपजिंग शहर में। कहाँ पर की थी, लिपजिंग शहर में की थी, जर्मनी में स्थापित की थी। और कब, तो 1979 में की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी के साथ प्रत्यक्षर, संवेदना और संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया। लिपजिंग की प्रयोगशाला में वुंट तथा उनके सहयोगियों ने मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं पर उल्लेखनीय प्रयोग किए, जिसमें समय अभिक्रिया विषयक प्रयोग विशेष के रूप में महत्वपूर्ण है। तो आपसे अगर पूछते हैं कि मनोविज्ञान के जनक यानी कि प्रयोगात्मक, कौन सी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। वहीं आपके व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो कौन है, तो वो आपके वाटसन हो जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पर प्रयोगशाला खोली गई थी, तो लिपजिंग में। ठीक, आगे है आपका कि वुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की थी, तो कब की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1879 में। फिर है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो ये जो परिभाषा है ये आपकी स्किनर की है। किसकी है, स्किनर की है। ठीक है, और स्किनर ने आपका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो आपकी 1904 और 1990 के मध्य क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को विकसित किया था, जो कि हमारे व्यवहार को बदलने के लिए पुनर्वलन या परिणामों का उपयोग करते हैं। शिक्षा का मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से है, जो सामाजिक प्रक्रिया और विज्ञान से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान के तथ्य को ग्रहण करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो किसके लिए सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है। ठीक है, आगे आता है कि व्यवहार
अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो कौन सी विधि है? तो जो आपकी प्रयोगात्मक विधि होती है वो बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि होती है। प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है, प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उसकी जनक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। ठीक है, बीच बीच में रिवाइज भी करते चलेंगे। फिर आता है आपका कि निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यवहार का प्रक्षेप। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है। चरों के बीच संबंध, तो वो आपका कथन हो जाता है परिकल्पना। ठीक है, आगे है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपका सह संबंध सत्यापन होता है, या प्रभाव संबंध का कारण पता करना होता है, या पूर्व घटनाओं का अध्ययन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा प्रभाव संबंध का कारण पता करना। ठीक है, आगे है कि किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ये किसने कहा है? तो ये आपके विवेकानंद जी ने कहा है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। ठीक है, और स्वामी दयानंद जी, तो स्वामी दयानंद जी के अनुसार शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है। वहीं अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। और जो जेम्स हैं उन्होंने कहा है कि आचरण की अर्जित आदतों, व्यवहार की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में परिभाषित किया है किसको? शिक्षा को। वही है कि व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो सबसे पुरानी विधि क्या है? तो अंतर्दर्शन विधि है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जो मनोविज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो आपका रूडोल्फ गालकाई ने किया था। कब किया था? तो 1519 में किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो साइकी प्लस लोगोस या और से हुई है, जिसका क्या कहते हैं, जो ये साइकी प्लस लोगोस है ये आपका यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। ठीक है, लोगोस का जो अर्थ है वो क्या होता है? अध्ययन करना। वहीं साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या है? आत्मा। इसीलिए इसका जो नाम पड़ा था वो आत्मा का अध्ययन पड़ा था। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? तो व्यवहार का अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान है। ठीक है, आगे है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान के जनक पर्टसन हो गए, और विलियम जेम्स किसके हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के हैं। वहीं आपकी प्रयोगात्मक अगर मनोविज्ञान की बात करें तो वो आपके विलियम वुंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। ठीक है, आगे है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? यानी कि जो शिक्षक है वो अपने जो उसके बच्चे हैं, उनकी क्लास के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य किससे संबंधित है? तो ये आपका शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित उद्देश्य है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रति छेद बिंदु पर स्थित है? तो किसका है? तो वो शैक्षिक मनोविज्ञान का है। ठीक है, फिर आता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो ये आपका आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, बाकी विज्ञान व्यवहारिक, प्रयुक्त और सामाजिक विज्ञान है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है आपका 29 है कि व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। तो व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया है किसने? तो संज्ञानात्मक बाद में बनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। और इसी के 81 क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा सहसंबंधात्मक व्यवहार। ठीक है, अब सहसंबंधात्मक जो व्यवहार है वो मिलर और डोलार्ड के द्वारा दिया गया है, और ये प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये इनका प्रकार नहीं है। ठीक है, इसका अनुकरणात्मक व्यवहार का।
और अनुकरणात्मक व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा समान व्यवहार और आपका सुमेलित आश्रित व्यवहार और प्रतिलिपि व्यवहार। ठीक है, इसी के आगे है आपका कि वेलिस के अनुसार सहसंबंध का अभिप्राय है कि आंकड़ों के दो या दो से अधिक विभिन्न समूहों की तुलना जिससे उसके संबंध को जाना जा सके और उस संबंध की मात्रा को अंकात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके। और मनु कहते हैं कि सहसंबंध दो चरों के बीच सन्निकटता के स्तर का एक सांख्यिकी मापक है। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं। यानी कि जब कोई एक ही विषय है और उसका हम जो अध्ययन है वो बार बार एक निश्चित समय अवधि तक करते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहेंगे, तो उसका अध्ययन को आपका हो जाता है अनुदैर्घ्य अध्ययन। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर चलेंगे तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये आपका स्किनर का कथन है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने के संबंधित है। यह कथन स्किनर के द्वारा दिया गया था। और क्यों, क्योंकि यह उन कारकों और स्थितियों के बारे में गहन अध्ययन करता है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। यह कक्षा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। साथ ही यह शिक्षार्थियों और उनके मूल्यांकन के लिए विकसित तरीकों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझने में मदद करता है। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो ये जो आपके फ्राइड हैं ये आपके मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आप किसके हैं, तो ये मनोविश्लेषिक परिप्रेक्ष्य का विकास किसने किया था, सिगमंड फ्राइड ने किया था। तो जो सिगमंड फ्राइड है ये आपके मनोविश्लेषिक से संबंधित है। और मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवाद से संबंधित कौन है, तो वो आपके हो जाते हैं, ये आपके वाटसन हो गए, हल हो गए, स्किनर हो गए, ये आपके किससे संबंधित है, तो व्यवहारवाद से संबंधित है। ठीक है, फ्राइड कौन है, तो फ्राइड आपके मनोविश्लेषण से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव होता है, साथ ही शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया होती है और अधिगम परिस्थितियां होती हैं। यानी कि हमें किस ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना कि जिससे हमारा जो अधिगम है वो हो सके। तो सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो अध्यापक को क्योंकि ताकि वह उसकी सहायता से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। यानी कि जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, उन सभी के लिए बढ़िया तरीके से उसको प्रभावशाली बना सके, इसीलिए हमें शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण सामग्री के उचित चयन तथा उसकी व्यवस्था का ज्ञान कराता है। साथ ही शिक्षण कार्य के में अध्यापक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के निदान तथा निराकरण में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की बहुत सहायता करता है। इसी के साथ शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप में उसमें सुधार करने के प्रयास करता है। इसीलिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। आगे है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है कि छात्र अधिगम का वक्र मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो अधिगम वक्र है वो किनके द्वारा, तो ये जो आपके नील फ्लेमिंग है इनके द्वारा आपका जो अधिगम वक्र है उसका मॉडल प्रस्तुत किया गया था। और कब, तो ये आपका 1987 में किया गया था और लिंकन विश्वविद्यालय में इस पर शोध किए गए थे। इसी के साथ है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो 1900 माना जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि
छोटी क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो आपको बता दें कि संचार माध्यमों का जो अध्ययन है ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आता है। बाकी आपका व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं और साथ ही सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्य आदि से संबंधित है। क्या आपका शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। वहीं आपका बात करते हैं कि जो संचार माध्यम है उसका कोई भी आपका संबंध किससे नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान से कोई भी संबंध नहीं है, ना संचार माध्यमों का, ना ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का, ठीक है। आगे आएगा आपका कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की कैसी प्रकृति है, तो ये आपका विद्यात्मक विज्ञान है। कैसा, विद्यात्मक विज्ञान है। आगे है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये इसका बिल्कुल सही कथन है, बाकी के कथन आपके गलत है। इसी के साथ है कि 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला खोली गई थी। तो जो आपके अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने लंदन में आपकी 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। आगे है आपका कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं। तो जो अंतर्दर्शन की जो विधियां होती हैं सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधियां होती हैं, ठीक है। आगे है आपकी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो ये जो आपकी वैयक्तिक भिन्नताओं की जो समस्या है ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो किस तरीके से, तो जो मनोविज्ञान है ये आपके बालक केंद्रित शिक्षा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षा है उस पर बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इस पर काफ़ी बल दिया गया था। और अब आपसे अगर कोई पूछता है कि जो हमारी शिक्षा है वो किस पर केंद्रित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि बाल केंद्रित है, ठीक है। और किसके थ्रू, तो ये आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार। इसी के साथ आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है तो छात्र केंद्रित पर देता है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है, ज्यादातर क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है। वही है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो जो मनोविज्ञान है वो शुरुआत में आपका दर्शन शास्त्र का एक विषय था, लेकिन फिलहाल ये एक अलग ही विषय बन चुका है। इसी के साथ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेरवेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहेंगे, तो इन्हें मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मानव है, मानव के ऊपर आपका माइक्रो सिस्टम आ जाता है, फिर मेसो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ है कि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो किस चीज का, तो शिक्षा मनोविज्ञानी का अध्ययन किया जाता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जिसमें आपके एक निश्चित समय में और निश्चित पाठ्य सामग्री के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। वहीं जिसके अंदर आपका जैसे स्कूली शिक्षा आ जाती है और एक आपकी कोचिंग संस्थान जो होते हैं उसकी शिक्षा आ जाती है, ठीक है। वहीं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो अनौपचारिक शिक्षा आपकी वो होती है जो आपके घर पर दी जाती है, यानी कि अनिश्चित समय में कभी भी आपको दे सकते हैं। अपने घर से, समाज से, आस पड़ोस से जो आपको शिक्षा प्राप्त होती है वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है। इसी के साथ है आपका 52 क्वेश्चन है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को रूप में संदर्भित किया गया है। तो ये आपकी तुबला रास यानी कि मासूम मन स्थिति की धारणा हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ ये आपका खत्म होता है। और ये आज का जो चैप्टर था आपका शिक्षा मनोविज्ञान, इससे संबंधित जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। आप कहें तो इसकी हम एक अलग वीडियो भी कर देंगे, पर हम इसका 1 लाइनर में देख लेते हैं। 1 लाइनर हैं आपके, पहला आ जाएगा आपका
तो पहला है कि शिक्षा है, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन हम शिक्षा क्या है कि हम जब जीवन के आखिरी पड़ाव में होते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं। फिर आता है कि शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? तो केंद्र बिंदु क्या होगा? छात्र होगा, बालक होगा। ठीक। फिर है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, और इसका संस्कृत में है सा विद्या या विमुक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये शंकराचार्य का कथन है। शंकराचार्य ने कथन दिया था कि शिक्षा है तो हमें मुक्ति दिलाएगी। आगे है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? तो ये जो परिभाषा है ये आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। फिर आता है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ये कथन किसका है? तो ये आपका सुकरात का हो जाता है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होता है। इसी के साथ है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो निर्माण होता है ये किसने कहा है? तो ये आपके अरस्तू ने कहा है। इसी के साथ है एजुकेशन, तो एजुकेशन आपका ई प्लस डूको का संयोग है, जिसको ई का अर्थ होता है आंतरिक और डूको का अर्थ होता है विकसित करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकसित करना। तो एजुकेशन का अर्थ अगर कोई पूछता है कि एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि आंतरिक शक्तियों का विकास करना। साइकी क्या है? तो साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा, और लोगोस लॉगी का अर्थ क्या होता है? तो लॉगी का अर्थ हो जाता है आपका विज्ञान या अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का क्या हो जाता है कि आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है। आगे है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ये किसमें उल्लेख है? तो विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये जो वाक्य है ये आपके यजुर्वेद में दिया गया है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो जो शिक्षा है ये आपका नियामक विज्ञान है। कैसा है? नियामक विज्ञान है। वही है कि मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, तो मनोवैज्ञानिक की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होती है। और फिर आता है कि किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो जो जेम्स थे, जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। इसी के साथ आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि है। जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के भी 3 क्षेत्र होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण और प्रक्रिया, और शिक्षण प्रक्रिया साथ ही शिक्षण दशाएं। आगे है आपका कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो वो है आपकी निरीक्षण विधि। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधि कौन सी है? तो निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि में आपके अंतर्दर्शन विधि और वही दर्शन विधि आ जाते हैं। वहीं आपकी विवरणात्मक जो विधियां हैं उसमें आपके जीवन का इतिहास, विकास विधि, तुलना विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधियां आ जाती हैं। ठीक है। आगे है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। आगे का है आपका नेक्स्ट कि शिक्षण क्या है? तो शिक्षण आपका ज्ञानार्जन है। ठीक। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, लेकिन अगर वर्तमान में हम लेके चलें तो जो मनोविज्ञान क्या है? तो ये आपका व्यवहार का अध्ययन है। फिर है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो ये आपका मार्गर के द्वारा कहा गया था। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो मानव व्यवहार की शिक्षण परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। फिर है कि मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ये किसने कहा है? तो ये मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने क्या के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 है। कितनी है? 14। ठीक। आगे है कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं का समाधान हेतु ही मनोविज्ञान का जो आधार है आवश्यक है। क्यों? ये आपका हो गया। फिर है कि शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्यों? तो बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसके साथ है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन है आपका स्किनर का। मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान आपका विद्यात्मक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु आपका व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा है। इसी के साथ आएगा आपका कि मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? तो मनोविज्ञान का केंद्र आपका बालक हो जाता है। वहीं शिक्षा को ध्रुवीय
किसने कहा है? तो शिक्षा को द्विध्रुवीय जो है वो आपके एडम्स ने कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के द्वारा पूरा जो कार्य है शिक्षा हमें प्राप्त होती है। फिर है कि शिक्षा के 3 ध्रुव, तो 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। वही है कि शिक्षा के त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ट्यूवी किस देश के निवासी थे? तो ये आपके अमेरिका देश के निवासी थे। इसी के साथ है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करना ही आवश्यक है। फिर आता है कि वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। और वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार से। समावर्तन के समकक्ष संस्कार कौन सा है? तो उपसंपदा है। और मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी तो मकतब में दी जाती थी। तो ये जो आपके थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, किसके हैं? तो ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो ठीक है सीरीज, और ये आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।